टेप रिकॉर्डर मैन। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने जो है इसको यही नाम दिया था। दिखने में ये करीब 50-55 साल का आदमी, 6 फुट लंबा, थोड़ा लंगड़ा के चलने वाला, वेल ड्रेस्ड, ब्राउन कलर का सूट और साथ में एक ब्राउन कलर का लेदर का ब्रीफ केस लिए हुए पहली और आखिरी बार 25 मार्च 1975 को व्हीटन प्लाजा शॉपिंग मॉल, जो कि मैरीलैंड के अंदर है, वाशिंगटन डीसी के बहुत पास से देखा गया था। उस ब्रीफ केस के अंदर उसके पास एक कैसेट प्लेयर, ये कहें टेप रिकॉर्डर था, जिसके अंदर आप आवाज़ रिकॉर्ड करके प्ले कर सकते हैं। आखिर कौन था ये टेप रिकॉर्डर मैन? ऐसा क्या रहस्य था जिसको सुलझाने में पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को करीब 40 साल लग गए? ऐसा क्या क्राइम किया था इसने जिसके बाद में लोगों ने, उसके आसपास के रहने वाले लोगों ने अपने घर मकान सब बेच दिए या छोड़ के चले गए, सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं ऐसा हादसा उनके या उनके अपनों के साथ में ना हो जाए। तो इसी घटना को जानने के लिए आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो बात करेंगे। तो आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शोएब और आप देख रहे हैं केस डिकोड विद शोएब। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक सच्ची घटना है, ऐसा हकीकत में हुआ था। मैरीलैंड और वर्जीनिया, जो वाशिंगटन डीसी के पास में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 2 स्टेट्स हैं, वहाँ की ये घटना है। जॉन लायन, 70 के दशक में ये काफ़ी जानी पहचानी आवाज़ थी। ऐसा कोई आदमी नहीं था आसपास का जो जॉन लायन की आवाज़ से वाकिफ़ ना हो। जॉन लायन WMAL एक रेडियो स्टेशन था, उस पर एक बहुत ही फेमस होस्ट यानी प्रवक्ता हुआ करते थे। उनका घर करीब आधा मील दूर था उस शॉपिंग मॉल से, व्हीटन प्लाजा शॉपिंग मॉल से, जहाँ की ये घटना है। जॉन के परिवार में उनकी वाइफ मैरी और उनके 4 बच्चे थे। 2 बेटियां थीं उनकी, जिनका नाम कैथरीन और शीला था। एक की उम्र करीब 12 साल और एक 10 साल की रही होगी। 25 मार्च 1975 मंगलवार के दिन दोनों बच्चियां अपनी मां की इजाज़त लेकर के, इनफैक्ट स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस लेकर के घर से निकलती हैं कि 4 बजे तक हर हालत में उन्हें घर वापस आ जाना है। स्प्रिंग ब्रेक चल रहा था तो बच्चियां प्रोग्राम बनाती हैं अपने दोस्तों के साथ मॉल घूमने का, और माँ उनको इजाज़त दे देती है, क्योंकि यूजुअली दोनों बच्चियां जो है वो जाते आती रहती थी। दोनों बच्चियां काफ़ी ओबीडियंट थी, काम सही से करना और सही टाइम पे करने वाली थी, और काफ़ी फेमस भी थी अपने सर्कल के अंदर और आस पड़ोस के अंदर। मगर उस दिन वो दोनों बच्चियां जो है वो घर वापस नहीं आती हैं। 4 से 5 बज जाते हैं, 5 से 6 बज जाते हैं। माँ बाप परेशान होते हैं कि बच्चियाँ क्यों नहीं आई। 7 बजे वो लोग जो है, माँ बाप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। दिन दिहाड़े एक बहुत ही बिज़ी शॉपिंग मॉल से 2 लड़कियों का गायब हो जाना, इस खबर को सुनते ही हड़कंप सा मच जाता है। तमाम न्यूज़ चैनल्स, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, पुलिस जो है वो इस बात से काफ़ी परेशान हो जाती हैं और इनफैक्ट ज़ोर शोर से जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती हैं। अब इन्वेस्टिगेशन करते करते में पुलिस जो है वो बयान लेना स्टार्ट करती है उनके दोस्तों से, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह से। तो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो उन्हें बताता है कि हाँ, उसने जो है वो दोनों बच्चियों को आते हुए देखा था। और चूँकि एक मॉल था, मॉल के अंदर सैकड़ों लोग जो है वो आते और जाते रहते हैं, तो इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो नहीं प्रोवाइड कर पाता, कंफर्म नहीं कर पाता। उनका एक दोस्त बच्चियों का जो है वो बताता है कि करीब 1 बजे उसने दोनों बहनों को ऑरेंज बोल रेस्टोरेंट के बाहर एक अनजान शख्स से बात करते हुए देखा था। और जो डिस्क्रिप्शन वो दोस्त बताता है वो ये होता है कि आदमी था, ब्राउन कलर का सूट पहने हुए था, थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा था, और उसके जो ब्रीफ केस था उसके अंदर एक टेप रिकॉर्डर था जिसमें वो तरह तरह की आवाज़ें निकाल करके सबको सुना रहा था। और उसके इर्द गिर्द सिर्फ बच्चों का और टीनेज लड़कियों का जो था वो झुंड सा था बना हुआ। सिक्योरिटी गार्ड भी इस चीज़ को कन्फर्म करता है, और वाकई हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि वो जो आदमी था, अनजान शख्स जो था, वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को बुला रहा था या टीनेज लड़के लड़कियों को बुला रहा था, आवाज़ दे करके बुला रहा था। शायद उसको इसमें मज़ा आ रहा था। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि किसी बड़े को, यानी कि एडल्ट को बुला करके उसको टेप रिकॉर्डर का डेमो दे या कुछ बताए। और कहीं से कहीं तक भी ये नहीं लग रहा था कि वो वहाँ पर जो है टेप रिकॉर्डर बेचने आया है या अपना कोई बिज़नेस प्रमोट करने के लिए आया है।
उनकी एक दोस्त जो होती है एक बयान वो भी देती है। उनका भाई जो होता है वो बताता है करीब 2 या 2:30 बजे के करीब उसने दोनों बहनों को पिज़्ज़ा खाते हुए देखा था। जो उनकी दोस्त होती है वो बताती है कि जब वो लोग आइसक्रीम खा रहे थे तो उन्हें आइसक्रीम खाते में एक 18-20 साल का एक लड़का घूरे जा रहा था। मैले कुचाले से कपड़े, चेहरे पे कील मुहासों के दाग, बाल बिखरे हुए, और बड़े बेतरतीब ढंग से उनको वो घूरे जा रहा था। तब तक घूरा जब तक कि उनकी दोस्त, जिसकी खुद की उम्र करीब 12 साल रही होगी, आगे जाके उसे कन्फ्रंट नहीं करती है, उसको डांटती धमकाती नहीं है। वो उससे बोलती है कि इससे तो बेहतर है कि तुम हमारी एक फ़ोटो रख लो, वो ज़्यादा देर तुम्हारे पास रहेगी। जब वो उसे धमकाती है तो वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। अब इस सारी टाइमलाइन में पुलिस जो है वो सारे के सारे स्केच वगैरह जो है वो बनवाती है, तैयार करती है, और लोगों से भी पूछताछ करती है। कोई दोस्त बताता है कि हाँ उसने 3-3:30 बजे के करीब दोनों बहनों को उत्तर दिशा में जाते हुए देखा था, यानी कि ये वही टाइम था और वही डायरेक्शन थी जहाँ पर उनका घर था। अब पुलिस जो है वो सारे स्केच लेकर के वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, मगर बच्चियों का कोई पता नहीं चलता। अब चूँकि ये जॉन लाइन से जुड़ा हुआ केस था और उनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी, तो मैरीलैंड के जो नेशनल गार्ड थे वो भी इस जो सर्च ऑपरेशन होता है उसमें जुट जाते हैं। सैकड़ों वॉलंटियर आते हैं, सारे पार्क, बिल्डिंग, खंडर बिल्डिंग, बेसमेंट्स, जंगल, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन बच्चियों का कोई पता नहीं चल पाता है। अब चूँकि 2-3 आदमी ये कंफर्म कर चुके होते हैं, तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन में होता है वो टेप रिकॉर्डर वाला आदमी जो था वो सबसे ऊपर चला जाता है जांच में। सारा फोकस पुलिस का जो होता है और डिटेक्टिव्स का जो होता है वो उस आदमी के ऊपर चल जाता है। सारे के सारे उसको जो है वो ढूंढना शुरू करते हैं आसपास के एरिया में, स्केच बनवाते हैं, पोस्टर्स वगैरह लगवाते हैं, और माउथ टू माउथ जो होता है वो सर्च वो चलता है, न्यूज़ में भी काफ़ी चलती है। अब इसी तरीके से वक्त बीतता रहता है। कहीं ना कहीं माँ बाप को भी उम्मीद जो है वो उनकी टूटने लगती है। उनको ऐसा एहसास होने लगता है कि हो ना हो उनकी बच्चियों के साथ में कुछ ना कुछ गलत हो चुका है, मगर फिर भी वो एक इनाम रख देते हैं $10,000 का। जो भी उनकी बच्चियों को ढूंढ करके लाएगा या कोई इन्फॉर्मेशन बताएगा उसको $10,000 देंगे। अब चूँकि $10,000 1975 में काफ़ी बड़ी रकम हुआ करती थी, तो उनके पास रोज़ सैकड़ों फ़ोन आने शुरू हो गए। कोई कहता था कि उसने बच्चियों को जाते हुए देखा है, कोई कहता था कि बच्चियाँ उनके पास हैं, कोई तो फिरौती भी मांगने लगता था कि दोनों बच्चियों को हमने अपने पास रख रखा है। एक फ़ोन आया उनके पास जिसने कहा कि बच्चियाँ उसके पास हैं और उसी मॉल, वीटन प्लाजा मॉल के अंदर $10,000 जो है आप वो रख दें और आप चले जाएं और हम बच्चियों को वापस भेज देंगे। इनफैक्ट जॉन जो है वो ये करते भी हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। नेक्स्ट डे उनके पास फ़ोन आता है कि मैंने देख लिया था कि वहाँ पुलिस है, इस वजह से मैं नहीं आया। इसी दौरान एक लड़का क्लेम करता है कि उसने जो है उन लड़कियों को देखा है, और वो जो क्लेम करता है वो उसी शॉपिंग प्लाजा में जाकर के उसके सिक्योरिटी गार्ड से करता है। वो ये कहता है कि मैंने उन दोनों लड़कियों का किडनैप होते हुए देखा है। सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस आती है, उस लड़के को साथ ले जाती है। लड़के का नाम है लॉयड वेल्च, उम्र करीब 18 से 20 साल। अब पूछताछ में वो बताता है पुलिस को कि हाँ उसने एक आदमी जिसकी उम्र करीब 50-55 साल, थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था, उसने उन दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाते हुए उसे देखा है, और थोड़ी देर बाद उसने उसी आदमी को 2 बोरे बड़े बड़े अपने ट्रक में डाल के जाते हुए देखा है। अब पुलिस का जो शक होता है वो थोड़ा और गहरा जाता है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन सेम था, बिल्कुल उसी टेप रिकॉर्डर मैन से मिलता जुलता हुआ था। पर प्रिकॉशनरी पुलिस जो है फिर भी उससे कहती है कि हम तुम्हारा एक पॉलीग्राफी टेस्ट कराएंगे। वो लड़का इसके लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वो लड़का जो है वो पॉलीग्राफी टेस्ट फेल कर जाता है, क्योंकि उसके बयान में फिर बाद में बहुत सी इनकन्सिस्टेंसीज आने लगती हैं। वो कभी कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था। इन सारी चीज़ों के अंदर जो है पुलिस इस चीज़ से चूक जाती है कि वो जो लड़का है लॉयड वेल्च, वो हूबहू वही लड़का है जिसके बारे में दोनों बहनों की दोस्त ने बताया था जब आइसक्रीम खाते हुए उन्हें घूर रहा था। पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद या तो ये लड़का हीरो बनने की कोशिश कर रहा है या इनाम के चक्कर में। वो उसे वार्निंग दे करके वहाँ से भगा देते हैं। अब इस घटना को हुए हुए काफ़ी टाइम बीत जाता है, इनफैक्ट दशक बीत जाते हैं, डेकेड्स बीत जाते हैं, लेकिन दोनों बच्चियों का कोई पता नहीं चलता है। इस बीच उस
पुलिस डिपार्टमेंट, मॉन्टगोमरी पुलिस काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर दर्जनों ट्रांसफ़र होते हैं, दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, डिटेक्टिव्स आते हैं। हर किसी की ये कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह ये जो केस है ये वो सॉल्व कर दें, क्योंकि केस आर्काइव में चला गया था, उसको रिवाइव, उनकी पॉलिसी अकॉर्डिंग जो है वो रिवाइव करने की जो है पॉलिसी रहती है। वो हर कोई कोशिश करता है कि क्या पता बच्चियां जो है मिल जाए या उनका नाम हो जाए केस सॉल्व करने में। सन 2013 में उस काउंटी के पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव आते हैं जिनका नाम होता है क्रिस हॉमरॉक। क्रिस हॉमरॉक के बारे में बहुत मशहूर होता है कि वो काफ़ी सफल और कहते हैं इंटेलिजेंट डिटेक्टिव रहे। वो ऐसे ऐसे केस सॉल्व कर चुके थे जिस पे के लोगों ने सोचा था कि ये कभी सॉल्व ही नहीं हो सकते हैं, हार मान चुके थे बाकी के डिटेक्टिव्स। कहा जाता था कि वो चीज़ देख लेते थे जो बाकी लोग नहीं देख पाते थे। सभी लोगों की तरह क्रिस भी जो है वो आर्काइव्स में जाते हैं, वहाँ से फाइल्स उठाते हैं, और फाइल्स उठाने के बाद में वो ये वाली फ़ाइल भी उठाते हैं, पूरी पढ़ते हैं। उस फाइल को पढ़ते पढ़ते वो 6 पेज का एक जो टेस्टिमनी होती है, जो बयान होता है लॉयड वेल्च का, वो उसको भी पढ़ते हैं। और उसका बयान पढ़ने के बाद में वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो जाकर के अपने सीनियर्स से पता करते हैं कि ये लड़का जिसने बयान दिया था, इसका चेहरे का नक्शा हूबहू ऐसा ही था जैसे कि उनके दोस्त ने बताया था। पॉलीग्राफी टेस्ट फेल कर चुका है, आपने इसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करा, आपने इस पर फोकस क्यों नहीं करा। तो बाकी के पुलिस वाले जो होते हैं वो ये बताते हैं कि इसने भी बयान दिए थे और बाकी 2-3 लोगों ने ये बयान दिया था कि टेप रिकॉर्डर मैन जो था उसको देखा गया था और दोनों बहनों को उसके साथ बात करते हुए देखा गया था। तो प्राइमरी सस्पेक्ट जो था वो सबका ही टेप रिकॉर्डर मैन ही रहा। सबकी सुई आकर के टेप रिकॉर्डर मैन के ऊपर रुक जाया करती थी और टेप रिकॉर्डर मैन का आज तक कोई पता नहीं चला था। बहरहाल क्रिस जो होते हैं अपनी जांच का जो सारा फोकस होता है वो लॉयड वेल्च की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब घटना बीते हुए काफ़ी समय हो गया, 30-40 साल हो गए हैं। लॉयड वेल्च को कैसे ढूंढा जाए? तो वेल्च को ढूंढना कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि वो डेलावेयर की एक प्रिजन के अंदर 33 साल की सज़ा काट रहा था। उसको सज़ा एक 10 साल की माइनर बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट करने की हो रखी थी। तो क्रिस जो है अपने साथ में अपने एक कलीग डेव डेविस को लेकर के जाते हैं और वो उससे वहाँ पर एक मीटिंग फ़िक्स करते हैं। अब मीटिंग जैसी फ़िक्स होती है और लॉयड आता है, तो लॉयड के मुंह से सबसे पहले अल्फाज जो निकलते हैं मीटिंग में, इससे पहले कि क्रिस और डेव उससे कुछ पूछें, वो आते ही कहता है, छूटते ही कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों यहाँ क्यों आए। मैं उन दोनों लड़कियों को नहीं जानता, मैंने उन दोनों का रेप नहीं करा, मैंने उन दोनों का मर्डर नहीं करा। अब ये दोनों डिटेक्टिव जो हैं वो हैरान हो जाते हैं कि अभी तो हमने बात की शुरुआत भी नहीं करी है, ये आदमी को कैसे पता कि हम यहाँ पर इस काम के लिए आए हैं। हो ना हो ज़रूर ये कुछ ना कुछ जानकारी रखता है दोनों लड़कियों से रिलेटेड। बहरहाल लॉयड जो होता है वो कंप्लीट डिनाइल के मोड में रहता है, वो बार बार नकारता रहता है। हालांकि बार बार वो बयान बदलता रहता है। कभी कहता है कि सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों लड़कियों को ले गया, कभी कहता है कि उसका अंकल जो जिसका नाम डिक था उसने उन दोनों लड़कियों को अगवा कर लिया है, रेप करके मर्डर कर दिया है। कभी कहता था कि उसके फादर ने उन दोनों लड़कियों को अगवा करा है, कभी कहता था कि उसके कज़न ने उन दोनों लड़कियों को अगवा करा था, किडनैप करा था। अब इस बात से उनको इतना तो कन्फर्म हो जाता है क्रिस को और डेव को कि ये बंदा कुछ ना कुछ जानता है, लेकिन वो ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मान नहीं रहा था कि मैंने कुछ किया है या मैं जानता हूँ। कन्फर्म कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पा रही थी। अब काफ़ी सारी मीटिंग्स वो इसके साथ कर चुके होते हैं, आखिर में वो भी थोड़े से होपलेस होना शुरू हो जाते हैं, निराश होना शुरू हो जाते हैं। तो क्रिस जो है वो एक अपना फाइनल जो दाव कहें आप, वो चलते हैं, चाल चलते हैं, क्योंकि इतनी सारी मीटिंग्स में क्रिस ये समझ चुके थे कि लॉयड जो है वो एक बड़बोला आदमी है, एक नंबर का झूठा है लेकिन बड़बोला है। उसको अपनी आवाज़ सुनना, अपने आप को एज ए हीरो दिखाना बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। तो वो उससे मीटिंग ख़त्म करके जाने से पहले बस कहते हैं कि यार हम तो थक चुके हैं, हमारी जगह तुम होते तो क्या करते और तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा उन दोनों लड़कियों के साथ। तो अपनी तारीफ़ सुन करके वो थोड़ा सा जो है वो बड़बोलेपन में उनको बताता है कि उन दोनों लड़कियों को जो है पहले तो किडनैप करा गया था, किडनैप करने के बाद में उनको ड्रग्स दिए गए, एक कमरे के बेसमेंट में ले जाया गया होगा
वहाँ उनका रेप किया गया होगा, फिर उसके बाद कुल्हाड़ी से काट दिया गया होगा और जो कटे हुए उनके ऑर्गन्स थे, अंग्स थे, लिम्स थे, उनको जला दिया गया होगा। अब इतना सुनने के बाद में वो श्योर हो जाते हैं कि इस बंदे को ज़रूर पता है, बिल्कुल पता है, ये कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। बट बात फिर वही आती है कि उसने अभी तक कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करा है, डिनाइल मोड पे चल रहा है। तो क्रिस जो है अब अपनी जांच जो है वो शुरू करते हैं इसके ख़ानदान वालों से, वेल्च समूह या वेल्च क्लैन कह लें आप। वेल्च क्लैन जो था वो एक काफ़ी खूंखार टाइप का सा, बदमाश टाइप का सा क्लैन था। कम पढ़े लिखे लोग, गरीबी में रहने वाले, हमेशा मारपीट, लड़ाई झगड़े, चोरी चकारी और सेक्सुअल असॉल्ट, ख़ास तौर पे माइनर्स के साथ में, इस चीज़ के अंदर, इस कामों के अंदर जो है वो अंदर बाहर होते रहते थे। लोग ये कहा करते थे कि ये सारी चीज़ें इनकी जो फैमिली है, जो क्लैन है, उनके डीएनए के अंदर है। और हो सकता है कि शायद लॉयन बहनें जो है, दोनों बहनें, वो भी इन्हीं के द्वारा एब्डक्ट यानी किडनैप वगैरह करी गई होंगी। एक तरफ लॉयड था जो कि बार बार ये कह रहा था कि उसका चाचा, उसका भाई या उसके फादर इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे। अब यहाँ तक तो उनको कन्फर्म हो गया था कि कुछ ना कुछ है ऐसा जो वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन सबूत इन्हीं के अंदर है। तो वो अपनी शुरुआत जो करते हैं फिर जांच की दोबारा से, वो करते हैं उसके अंकल से, जिसका नाम डिक है। लॉयड के अंकल की उम्र करीबन 70 साल की थी, यानी घटना के समय वो करीब 30 साल का रहा होगा, और उस समय वो सिक्योरिटी गार्ड की एक जॉब करता था। डिक के बारे में मशहूर था कि वो काफ़ी खूंखार था। वेल्च क्लैन का बड़े से बड़ा गैंगस्टर, बड़े से बड़ा लीडर, वे उससे खौफ खाते थे। लड़ाई झगड़े में एकदम अव्वल नंबर का था, चेहरे पे और उसकी बॉडी पे भी काफ़ी निशान थे चोटों के, और इन सब लड़ाई झगड़ों के। तो ये लोग जाते हैं, उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और बातचीत करने में उनको ऐसा लगता है कि जो डिक था उसको इस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि उसके भतीजे ने उस पर जो है इल्ज़ाम लगाया इस चीज़ का। वो कहता भी है कि ऊपर वाली की कसम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बच्चियों के साथ में ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। बहरहाल उसकी गवाही होती है जूरी के सामने, और वो तब भी यही बयान देता है। अब चूँकि कोई सबूत नहीं है तो उसके ख़िलाफ़ आगे कोई प्रोसीडिंग हो नहीं पाती। अब बारी आती है उसके भाई के बारे में, जिसका उसने नाम लिया होता है। उसका नाम होता है टेडी वेल्च। दोनों डिटेक्टिव उसके पास जाते हैं, बताते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जो भाई हैं उसने इल्ज़ाम लगाया है ऐसे ऐसे 2 बहनों को लेकर के। तो उसको बुरा लगता है, साथ ही साथ उसको गुस्सा भी बहुत आता है। उसको गुस्सा आने के अंदर वो उनको कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे कि थोड़ा सा उनको आगे क्लू मिल जाती है। वो बताता है उनको कि पहली बात तो ये कि जबकि ये घटना है, मेरी उम्र करीब 11 ही साल थी, वो ऐसे कैसे कह सकता है। और दूसरा ये कि 1975 के अंदर ही उनका जो, जहाँ पर वो लोग रहा करते थे, जो कि टेलर्स माउंटेन जगह थी वर्जीनिया में, वहाँ पर लॉयड एक रात को आया था अपना ट्रक लेके। उसके अंदर 2 मिलिट्री कलर के डफल बैग्स थे और उस पर खून के धब्बे लग रहे थे। और उसने और 2 भाइयों से, जिनका नाम हेनरी पाकर और कॉनी पाकर एकर्स था, उनसे मदद मांगी कि मेरे पास में कुछ खाने का मीट रखा है जो कि सड़ गया, बेकार हो गया, और उसे मुझे ठिकाने लगाना है जला करके, कि तुम मेरे बैग धो दो या इसको ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। हालांकि तीनों भाई जो है वो मना कर देते हैं उससे कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो वो अपने आप ही जो है वो सारी चीज़ें कर देता है। वो आग लगाता है, उसके अंदर वो सारा का सारा जो है वो गोश्त जो होता है, मीट जो होता है, उसके अंदर डालता है और उसको पूरा का पूरा राख कर देता है। हालांकि उस पूरे एरिया में आस पड़ोस के लोगों ने भी शिकायत करी कि उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने जो है इंसानी मांस जलाया हो, उसकी जो बदबू होती है, क्योंकि इंसान का जो गोश्त जलाते हैं उसकी एक अलग ही स्मेल होती है। तो पूरे दिन, इनफैक्ट काफ़ी दिन तक वो स्मेल जो है वो वहाँ रही। अब इस बात से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेकर के जो है डिटेक्टिव अपने साथ एक टीम लेके टेलर्स माउंटेन पे जाते हैं। वहाँ पर खोजबीन करते हैं। कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन कुछ हड्डियों का चूरा, एक दांत, एक चश्मे का फ्रेम और एक नेकलेस का कुछ टूटा फूटा सा हिस्सा जो है वो उनको मिलता है। हालांकि जब दोनों बहनें गायब हुई थी तो उनमें से एक बहन जो थी वो चश्मा लगाती थी गोल्डन कलर का। इनफैक्ट सेम ही जो फ्रेम है टूटी फूटी हालत में वो वहाँ मिलता है, और एक नेकलेस जो होता है वो दूसरी बहन ने पहन रखा होता है। तो 50-50 ये लोग कन्फर्म होते हैं, श्योर होते हैं कि ये इन्हीं का ही है। अब चूँकि हड्डियाँ जो थी वो इतनी बुरी हालत में थी, चूरा जो था हड्डियों का, उसका DNA टेस्ट नहीं कराया जा सकता था।
दांत से हो सकता था, लेकिन पुलिस के थ्रू वो दांत जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, खो जाता है उनसे। तो अब जो है एक ये भी नई कहानी हो गई कि कुछ मिला भी और उनको कुछ नहीं भी मिला। इधर धीरे धीरे जो है लॉयड को ये लगने लगता है कि अब शिकंजा जो है वो उसके ऊपर कसता जा रहा है। वो बार बार जो है वो अपने फिर से बयान जो है वो बदलता रहता है, फोकस जो है वो कोशिश करता है कि शिफ्ट होता रहे कि नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं था और मेरे फादर को पता होगा, मेरे अंकल को पता होगा एंड ऑल, और बेसमेंट में ले जा कर के उन्होंने करा होगा। ये सारी चीज़ें जो है, जो फाइनल उसका एक और बयान लिया जाता है उसमें वो एक क्लू और देता है, कहता है कि बेसमेंट में ले जा कर के मेरे फादर ने ऐसा करा होगा, या मेरे अंकल ने, स्ट्रेस ज़्यादा अंकल की तरफ देता है कि अंकल का एक बेसमेंट है, वहाँ ले जा कर के उन्होंने उन बच्चियों के साथ में कुछ ना कुछ गलत काम करा होगा। डिटेक्टिव डेविस जो है वो वारंट लेकर के निकलते हैं मकान की तलाशी का, बेसमेंट की तलाशी का। इनफैक्ट अब इतनी सारी मीटिंग्स के अंदर जो है वो दोनों क्रिस और डेव ये बात तो जान गए थे कि लॉयड जो है एक नंबर का झूठा आदमी है। वो बार बार स्ट्रेस डाल रहा है कि उसके अंकल डिक के बेसमेंट में हुआ है। तो वो जो वारंट लिया होता है उन्होंने, वो उसके अंकल का नहीं होता, वो उसके फादर की जो जगह होती है उसके बेसमेंट का, वहाँ का लिया होता है। 2 बजे भी थी, क्योंकि उसके अंकल का जो घर था जिसका उसने पता बताया था वो कई साल पहले टूट चुका था और वहाँ पर कोर्ट बन चुका था। और उसके फादर जो थे उनका देहांत हो गया था 2010 में, डेथ हो गई थी उसके फादर की। तो वो पहुँचते हैं उसके घर पे जो 4714 बॉल्टीमोर एवेन्यू में था। वहाँ पर किराएदार रह रहे होते हैं। अब वो वारंट दिखाते हैं किराएदार को और किराएदार उनको कंसेंट दे देते हैं, चूँकि वारंट था साथ में, तो तलाशी लेने का कंसेंट दे देते हैं कि हाँ आप तलाशी ले लीजिए। अब डेविस जो है वो जैसे ही बेसमेंट के अंदर घुसते हैं वो वहाँ पर ये देख के हैरान हो जाते हैं कि एक एक चीज़ ऐसा लगता है उनको कि उन्होंने पहले देख रखी होती है। सोफ़ा यहाँ पड़ा होगा, लेफ़्ट साइड में सोफ़ा, राइट में बेड पड़ा होगा, फर्नीचर टूटा फूटा, यहाँ पर ये टूल, वहाँ पर जंजीरें, ऐसा लगता है उन्होंने ये सब चीज़ें देख रखी हैं। बाद में उनको ये रियलाइज़ होता है कि वो उन्होंने देखी नहीं है। वो जो इतनी सारी मीटिंग्स उन्होंने लॉयड के साथ करी थी, वो लॉयड ने ही उन्हें एक एक चीज़ बताई थी। और ये कोई कल्पना या ये कहें कि कोई ऐसा सोचा हुआ नहीं था, कहानी टाइप का सा, ये एक्चुअल में उसने जो लोकेशन थी बातों ही बातों के अंदर उनको बता दी थी। तो वो जो है फिर वहाँ से जाते हैं और अगले दिन फिर लौट के आते हैं, और अब की बार वो अपने साथ एक फॉरेंसिक टीम को लेकर के आते हैं। फॉरेंसिक टीम जो है अपने साथ एक केमिकल लेकर के आती है जिसका नाम होता है ल्यूमिनॉल। ल्यूमिनॉल एक ऐसा एजेंट होता है, एक ऐसा केमिकल होता है जो कि हीमोग्लोबिन के कांटेक्ट में आने पर एक अलग रंग में चमकता है। उस पर आप ब्लू कलर की लाइट डालें कमरे में अंधेरा करके, और वो एक आपको जो है वो अलग तरीके से ग्लो करके बताता है कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन था। तो उनकी जो टीम होती है वो सारा सामान हटाने के बाद में फर्श पे, दीवार पे, छतों वगैरह पे सब पे डालती है। अब जैसे ही वो ब्लू लाइट ऑन करते हैं तो उनकी फॉरेंसिक टीम का एक जो आदमी होता है वो ये कहता है कि सर यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो निशान देखने के बाद जो है डेविस ये कहते हैं कि गड़बड़ नहीं हुई यहाँ पर जो है नरसंहार यानी कि स्लॉटरिंग हुई है। वो ये देखते हैं कि खून के निशान फर्श से लेकर दीवार और दीवार से लेकर के छतों तक गए हुए। ऐसा लगता है किसी ने बड़ी बेरहमी से किसी चीज़ को काटा है, तोड़ा है, और छींटे जो है उसकी वो छत तक गई हैं। अब ये सारे सबूत लेकर के, अब चूँकि खून के निशान बहुत ज़्यादा गहरे नहीं थे, डीएनए टेस्ट यहाँ पर भी नहीं हो सकता था। अब ये सारे जो है वो सबूत लेकर के वो लोग वापस आते हैं, और कहीं ना कहीं लॉयड को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होता है कि इतने सारे सबूत हैं, कहीं ना कहीं वो फंस सकता है। क्या पता पुलिस आगे और कुछ निकाल ले, या वो बताना भूल गया हो, या पुलिस अपने तरफ से कोई चीज़ जो है ऐसी निकाल ले, या कोई ऐसा क्लू जो उससे भी मिस हो गया हो निकाल ले। उसको ये डर लगने लगता है। अब उस ज़माने के अंदर जो है 2016-17 के अंदर जो है वो मैरीलैंड स्टेट जो है वो कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सज़ा पर जो है वो रोक लगा चुकी थी। इनफैक्ट 4 साल पहले ही उसने मैरीलैंड स्टेट ने जो है फांसी बंद कर दी थी। लेकिन क्योंकि घटना ये वर्जीनिया से भी जुड़ी हुई थी, और वर्जीनिया जो थी स्टेट वो मशहूर थी ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक करने में, ख़ास तौर पे फांसी देने के अंदर। तो लॉयड को जो है वो डर लगता है कि कहीं उसको जो है फांसी ना हो जाए, क्योंकि मेजॉरिटी जो मिली है सबूतों की वो मिली है वेस्ट वर्जीनिया के अंदर। दोनों भाइयों ने कन्फर्म कर दिया, इनफैक्ट तीनों भाइयों ने कन्फर्म भी कर दिया कि
वहाँ पर लॉयड जो है वो आया था, उसने वहाँ पर मास्क जलाया था, वहाँ से चश्मे का फ्रेम भी मिला है, दांत है जो कि खो गया है, शायद मिल जाए, और नेकलेस का कुछ हिस्सा भी मिला है। तो वो एक और चाल चलता है फाइनल, वो वहाँ पर गिल्टी जो है वो प्ली करता है, और जो गिल्टी वो प्ली करता है वो करता है फेलेनी मर्डर्स की। फेलेनी मर्डर मतलब कि किसी मर्डर में, किसी क्राइम में सहयोगी की भूमिका निभाने वाले। तो अब चूँकि वो फेलेनी मर्डर जो है वो कर चुका है, और उसमें जाहिर सी बात है उसने फिर से वही अपने अंकल और फादर को फ्रेम कर दिया होता है। तो लॉयड को जो सज़ा होती है वो होती है 48 साल की, और ये बात है सितंबर 12, 2017 की। उस समय तक लॉयड की उम्र जो है वो करीब 60 साल की होती है। तो इतना तो तय हो जाता है कि 48 साल की सज़ा जब तक ये पूरी करेगा तब तक ये शायद ज़िंदा ही ना रहे। और सुकून की बात भी रहती है पेरेंट्स के लिए, सुकून क्या कहें, बस थोड़ी सी कंसोलेशन, सांत्वना की बात रहती है कि उनको ये पता लग जाता है कि कातिल पकड़ा गया, बच्चियाँ तो उनकी नहीं आएंगी वापस। तो जो उसके फादर, लॉयड के जो फादर होते हैं और अंकल जो होते हैं, वो दोनों इससे बरी हो जाते हैं। फादर तो ऑलरेडी मर चुके थे, अंकल बरी हो जाते हैं क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कोई ख़ास सबूत जो है वो डिटेक्टिव्स को या पुलिस को नहीं मिला होता है। शीला और कैथरीन की बॉडी का कुछ पता नहीं चल पाया, आज तक पता नहीं चल पाया। शायद किसी को पता भी ना चले कि वहाँ पर क्या हुआ होगा, किस तरीके से हुआ होगा, दोनों बच्चियों को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। बेहतर भी है कि हम लोग इस चीज़ को ना ही जानें, बस इस चीज़ को याद करें कि दोनों काफ़ी ज़िंदा दिल बच्चियाँ थीं, काफ़ी नेक, ओबीडियंट, काम को सही से करने वाली। दोनों ब्लॉन्ड थीं, एक के बाल छोटे थे और एक चश्मा लगाती थी, खुश मिजाज जिसे कह सकते हैं आप, दोनों बच्चियाँ थीं। और इस चीज़ को भी आप कंसोलेशन ले सकते हैं कि फाइनली माँ बापों को पता लग गया, उसके घर परिवार वालों को पता लग गया कि कौन कौन कल्प्रेट था, कातिल कौन कौन था। तो एक टीस जो है वो उन लोगों के दिल से वो निकल गई, ख़त्म हो गई। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी, जो केस है, वो पसंद आया होगा, और आप अपनी राय जो है वो हमें कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएं। आगे ही ऐसे केसेस के लिए मैं आपके पास आता रहूँगा, ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन का बटन जो है वो आप दबा सकते हैं। चैनल का नाम है केस डिकोड विद शोएब। अब मैं आपसे जो है अगली कहानी में फिर मिलूँगा, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आदाब अर्ज़ है।